नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के सामने यशवंत सिन्हा ही होंगे। आज यशवंत सिन्हा ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। महाराष्ट्र का संकट लगातार गहरा रहा है और राजनीति तेज हो गई है। आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव को लेकर के अखिलेश चूक गए और मायावती सफल हो गई। इस पर करेंगे आज हम चर्चा। राष्ट्रपति का चुनाव अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया है। भले ही एनडीए या यूं कहे बीजेपी की प्रत्याशी द्रौपदी के साथ मजबूत गणित हो, लेकिन विपक्ष ने भी अपना दमखम दिखाने का फैसला कर लिया है और इसी के तहत आज यशवंत सिन्हा का नामांकन कराया गया। विपक्ष के कई बड़े नेता, कांग्रेस के राहुल गांधी, एनसीपी के शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जैसे दिग्गज शामिल थे, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग थे, और इन सब ने मिल करके ये कहा कि हम बहुत मजबूती के साथ यशवंत सिन्हा को चुनाव लड़ाएंगे। ये विपक्ष भी जानता है कि गणित हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष अपनी सक्रियता के द्वारा, अपनी एकजुटता के द्वारा 2024 के चुनाव का आधार भी तैयार कर रहा है। और वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो विपक्ष एकजुट हो करके ये दिखाना चाहता है कि हम मोदी सरकार के खिलाफ एक हैं, लेकिन कहाँ कितनी सफलता मिलेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन द्रौपदी का चुना जाना लगभग तय है। ये बात स्वयं यशवंत सिन्हा भी जानते हैं, लेकिन यशवंत सिन्हा ने बात कही थी कि मैं एक बड़े उद्देश्य के साथ मैदान में उतर रहा हूँ। उद्देश्य विपक्ष को एक करना है, और विपक्ष की एकता का कारण वो बताते हैं कि जिस तरीके से सरकार अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही है, जिस तरीके से देश में तमाम प्रकार की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई की बातें सामने आ रही हैं, उनके मद्देनज़र जरूरी है कि विपक्ष एक हो, और उसी विपक्ष की एकता को लेकर के सीधे तौर पर यशवंत सिन्हा मैदान में उतरे हैं। दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के संकट पर राजनीति तेज हो गई है और यहाँ पर भी ईडी ने एंट्री कर ली है। संजय राउत, मुखर प्रवक्ता शिवसेना, को ईडी ने तलब कर लिया है। कल 28 तारीख को ईडी ने अपने दफ्तर में संजय राउत को बुला लिया। मामला एक जमीन घोटाले से संबंधित है। कहते हैं इसकी प्रक्रिया काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन ईडी ने कल संजय राउत को बुला लिया है। अब संजय राउत को जब ईडी का समन मिला, स्वाभाविक तौर से संजय राउत बिल्कुल बिफर गए और उन्होंने कहा मेरा सिर भी कलम कर दीजिए, लेकिन मैं गुवाहाटी का रूट स्वीकार करने वाला नहीं हूं। मतलब चाहे जितना उत्पीड़न कीजिए, चाहे जितना अत्याचार कीजिए, लेकिन हम अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे। हम शिवसेना के खिलाफ नहीं जाएंगे। मैं एक शिंदे का कतई भी समर्थन नहीं करूंगा। ये बात सीधे तौर पे कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना सब ने मिलकर के ईडी के इस नोटिस पर कड़ी
आपत्ति की है और कड़ा विरोध भी जताया है। सीधे तौर पर कहा गया है कि ये जो ईडी है ये बीजेपी की परम भक्ति का अपना उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। उसे मालूम हुआ संजय राउत इसमें बाधक है तो तुरंत ईडी का नोटिस उनको दे दिया गया है। राजनीति गरमा गई है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक शिंदे ने 2 याचिकाएं दायर की हैं। एक याचिका दायर क्या की है? एक याचिका में कहा है कि जो डिप्टी स्पीकर ने हम लोगों को अयोग्य घोषित करने का नोटिस दिया है वो गलत है, नंबर 1, और डिप्टी स्पीकर को हटाया जाए, उनके फैसले को खत्म किया जाए। दूसरी ओर ये भी कहा कि हम बागियों को जान का खतरा है। 2 अर्जियां दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले पूछा सुनवाई करते हुए, आप लोग हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? क्या कारण था हाई कोर्ट न जाने का? इस पर कहा गया मामला बहुत गंभीर है और इसलिए हम आपके शरण में आए हैं, माने सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। ये बात जो है एक शिंदे के वकील ने साफ शब्दों में कही। हालांकि जो उद्धव ठाकरे की ओर से वकील थे अभिनव सिंघी, उन्होंने भी यही कहा कि भाई हाई कोर्ट ये लोग क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं, और उन्होंने तर्क दिया। एक तो एक शिंदे ने ये तर्क दिया कि हमारा अलग गुट है, हमारे साथ 38 विधायक हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ 38 विधायक होने के साथ साथ हमने जो गठबंधन की सरकार है महाअघाड़ी, उससे हमने नाता तोड़ दिया है। संकेत तो ये भी मिल रहे हैं कि ये जो नया गुट है ये एमएनएस से भी विलय करना चाहता है, क्योंकि राज ठाकरे से फोन पर वार्ता भी हुई। खैर, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई कि हमने उनसे नाता तोड़ लिया है, सरकार अल्पमत में है और अल्पमत में होने के बावजूद वो मनमानी तरीके से फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि जो बागी हैं उनको अयोग्य घोषित करने के लिए डिप्टी स्पीकर के पास मामला गया। डिप्टी स्पीकर ने केवल 2 दिन का समय दिया, जबकि उन्हें 14 दिन का समय देना चाहिए था। माने जो डिप्टी स्पीकर का फैसला है वो गलत है, इनको तत्काल हटाया जाए। सुनवाई जारी है, फैसला क्या आता है देखिए। लेकिन एक शिंदे गुट ने एक बात और कह दी है, हम भी फ्लोर टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। हम भी ये नहीं चाहते कि फ्लोर टेस्ट ना हो, हम भी फ्लोर टेस्ट करने के लिए तैयार हैं, इसलिए हमें मौका दिया जाए। तमाम तर्क रखे जा रहे हैं, खतरे की बात की जा रही है और उसमें मेन रूप से जिक्र किया गया है संजय राउत का। संजय राउत सीधे तौर पर उनका कई जगह जिक्र करते हुए कहा गया है कि ये किस तरीके से धमका रहे हैं। एक वो भी बयान आया है कि 100 आएंगे गुवाहाटी से, जबकि उस पर सफाई दे चुके हैं संजय राउत कि हमारा मकसद ये कतई नहीं था, मेरा मतलब ये था कि जिनका जमीर खत्म हो जाता है। तो उन्होंने ये भी कहा, लेकिन संजय राउत का कई जगह जिक्र आया कि साहब धमकाया जा रहा। हालांकि महाराष्ट्र के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब जो है शिवसेना के मुकाबले में एक शिंदे के समर्थक भी आ गए। कोल्हापुर में तो आज विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई, तनाव की स्थिति हो गई। हालांकि वहां पर धारा 144 लागू है, लेकिन लोग आमने सामने हैं और बाकायदे संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने एक और फैसला ले लिया। उद्धव ठाकरे ने जितने भी मंत्री थे जो बागी हो गए हैं, उनके सबके विभाग छीन लिए
और उनके विभाग छीन करके दूसरे मंत्रियों को भी दे दिए। जो भी मंत्री थे वहाँ पर, चाहे गुलाब राव हों या जो अन्य थे, उनके जितने विभाग थे उनको ले करके अनिल परब और अन्य लोगों को दे करके अपना एक नया मंत्रिमंडल का गठन कर दिया। चर्चाएं तेज हैं, बैठकें हो रही हैं, शरद पवार के साथ बैठक हो रही है, लेकिन मामला बहुत ही गंभीर होता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नज़रें हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आखिर क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। क्या सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट की बात करता है? यहाँ पर अरुणाचल जो विधानसभा क्षेत्र में जो आया था एक मामला वहाँ के स्पीकर का, उसका भी जिक्र किया गया। ये 1997 का है, जिसमें कहा गया कि स्पीकर को किस तरीके के पावर होते हैं और किस तरीके से उनके पद का दुरुपयोग हुआ था, ये मामले का भी जिक्र किया गया। बहरहाल सारा दारोमदार इस बात पर है कि डिप्टी स्पीकर को हटाया जाए, क्योंकि अगर डिप्टी स्पीकर के फैसले पर कोई भी रोक नहीं लगी तो आज शाम को 5 बजे तक डिप्टी स्पीकर ने जो समय दिया है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब फिर डिप्टी स्पीकर अपना फैसला दे देंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर जो है पूरी तरीके से एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं। और एक सवाल ये भी उठा कि बागी विधायक हैं कि बागी जो हैं डिप्टी स्पीकर हैं। इस बात पर भी सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा है और सुनवाई बाकायदे जारी है। बहरहाल महाराष्ट्र में हालात राजनीतिक अच्छे नहीं है और वहाँ पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा। शिव सैनिक और एक शिंदे के समर्थक आमने सामने, मैंने जिक्र किया कोल्हापुर का कि कोल्हापुर में किस तरीके की बातचीत चल रही है और दो हाथ करने को तैयार है। अब ये सवाल ये भी हो रहा कि आप गुवाहाटी में क्यों पड़े हुए, आइए ना। लेकिन सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जान को खतरा है, इसीलिए राज्यपाल ने केंद्र सरकार से कह करके 14 विधायकों को जो है जेड की जो है सुरक्षा प्रदान की है। मतलब अब उनके घरों में सीआरपीएफ के लोग लगेंगे, उनके परिवार की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तेजी के साथ कहा गया कि विधायक और उनके परिवार, उन सबके जान को गंभीर खतरा बना हुआ है। तो सीधे तौर पर महाराष्ट्र का संकट अपने चरम पर और राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी और यशवंत आमने सामने। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज राजनीतिक जगत में खास तौर से उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव की चर्चा है। सवाल एक ही उठ रहा है, क्या अखिलेश चूक गए और क्या मायावती सफल हो गई? तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अखिलेश चूक गए, इतने अतिविश्वासी थे, ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि उन्होंने रामपुर और आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करना भी उचित नहीं समझा। और लोगों का कहना है कि अगर उन्होंने चुनाव प्रचार किया होता तो शायद परिणाम कुछ और होते। आजमगढ़ में और रामपुर में अगर देखा जाए तो ये दोनों ही सीटें सपा की रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सुनियोजित रणनीति के तहत दोनों सीटें छीन ली। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर में जाकर के जनता को आश्वस्त किया, उससे वहां के मतदाताओं पर भारी फर्क दिखा और उन्होंने बीजेपी को जिताने का मन बना लिया। अखिलेश यहां भी चूक गए। अखिलेश ने सोचा ही नहीं, अखिलेश ने मैनेजमेंट ही नहीं किया। अब कहने को अखिलेश कह रहे हैं कि छल प्रपंच सब कुछ हुआ
और ये तो इनकी कॉलोनाइजेशन है कि जैसे वो अपना नामांकन में चीरहरण करेंगे और मतगणना में गड़बड़ी करेंगे और फिर षड्यंत्र करेंगे, सब कुछ करते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि आपने राजनीति को चाल चली ही नहीं। क्या कारण है कि जब आपके भाई और जो आजमगढ़ के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव से कहा गया कि अखिलेश तो आए नहीं, तो उन्होंने बड़े सधे शब्दों में कहा कि ये परंपरा रही है, उपचुनाव में जाते नहीं है, लेकिन जोड़ दिया। लेकिन मैं भाई होने के नाते मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहूँगा कि अब इस परंपरा को तोड़िए, मतलब जाइए, सीधे तौर पर कहा। तो इससे साफ झलकता है कि चूक हो गई। और आजमगढ़ में मायावती सफल हो गई। इसलिए सफल हुई कि उन्होंने दलित और मुस्लिम का जो कार्ड खेला, उस कार्ड में उनको सफलता मिल गई। और अब यह संकेत दे रहा है कि मायावती आने वाले 2024 के चुनाव में दलित मुस्लिम समीकरण को बहुत तेजी के साथ खेलेंगी। और उन्होंने इससे संकेत भी दे दिया। अब देखिए, गुड्डू जमाली को चुनाव लड़ाया। गुड्डू जमाली एक समय सपा के पीछे पीछे घूम रहे थे। विधानसभा चुनाव में कहा मुझे टिकट दे दीजिए, नहीं दिया गया। मुबारकपुर से आश्वासन दिया गया। फिर क्या हुआ? बिल्कुल उन्होंने भी ठान ली कि अब की बदला लेना है। और हुआ क्या कि मायावती ने जैसे ही समीर खेला, गुड्डू जमाली पूरी तरीके से मैदान में उतर आए और उन्होंने 2,66,000 वोट पाए। और ये जो 2,66,000 वोट हैं, इनके पिछले अगर आप चुनाव को देखिए तो उसमें 27% वोट इनको मिला था, इस बार 29% वोट मिल गया। और अगर पूरे आंकड़ों को देखिए तो सपा का वोट घट गया। विधानसभा चुनाव की ही अगर आप तुलना कर लीजिए तो 4,35,000 मिला 2017 में, और 22 में आकर के जो अब चुनाव हुआ है उसमें 3,05,000 हुआ, माने घट गया। 1,31,000 वोट घटा। माने अगर आप देखें तो वोट भी घट रहा है सपा का, और सपा वहाँ पे मात भी खा रही है। अब कह सकते हैं कि साहब कम वोटों से हारे जीते, वो सवाल नहीं, जीत तो जीत। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ ने रणनीति की, या मैं कहूँगा पूरी बीजेपी की ये रणनीति होती है कि वो चुनाव को हल्के से नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ विपक्ष के लोग भी चुनाव को बड़े हल्के से लेते हैं, और उन्होंने हल्के से नहीं लिया, जीत गए। रामपुर में आइए, रामपुर में भी गणित की, अंतिम समय तक आप प्रत्याशी ही नहीं तय कर पाए और इंतजार होता रहा कि अखिलेश कौन सा प्रत्याशी देते हैं। आजम खां की पत्नी को मैदान में उतारते हैं, कौन है, और अंत में क्या होता है? अंत में ये होता है कि असीम रजा को दे दिया जाता है। और बिरादरी वाइज भी देखा जाए तो असीम रजा वहाँ पर कमज़ोर बैठते हैं, क्योंकि वहाँ मुसलमानों में पठान लोग हैं, उनका अपना वर्चस्व, उनका अपना एक अच्छा वोट बैंक है। और इस बार योगी आदित्यनाथ ने जो वहाँ पर एक बात कही कि हम जाति और धर्म से ऊपर उठ करके काम करते हैं, उनका ये स्लोगन, उनका ये मुद्दा वहाँ काम दे गया। और आप लाख कहें कि साहब वो लोकतंत्र पर ठोक तंत्र हो, ये सब कुछ, लेकिन सच बात तो है कि वहाँ पर जिस भारी मतों से भाजपा जीती है वो अपने आप में बेमिसाल है। और भाजपा ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि 2024 में अगर हम 80 में 80 ले आए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।